रिड्यूस कर सकते हैं, इफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं इस पर कि हम ऐसा कंजम्पशन करें जो वेस्ट ना हो, जितना हमारा उपयोगी है हम उतना ही करें। तो कंजम्पशन, कंजम्पशन के बाद आ जाएगा क्लाइमेट। अगर हमने कंजम्पशन अच्छे से नहीं किया तो क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज होगा। लेकिन हमें यहाँ क्लाइमेट एक्शन लेना है कि हमारा जलवायु परिवर्तन ना हो। क्लाइमेट एक्शन के बाद क्लाइमेट एक्शन, अगर हमने क्लाइमेट एक्शन अच्छे से नहीं फॉलो किया तो आइलैंड वाटर, लाइफ बिलो वाटर। जलवायु परिवर्तन से पहला प्रभाव किसको पड़ने वाला है, पानी के अंदर रहने वाले जीवों को, लाइफ बिलो वाटर। उसके बाद हम पर पड़ेगा लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड के बाद अब 16, अब सारे गोल्स पूरे हो गए, हमने क्लाइमेट भी बदल दिया सब। हम बात करेंगे पीस और जस्टिस की। शांति चाहिए, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है जीवन में, क्या प्राप्त करना, शांति। तो हमारा लक्ष्य जो है वो है पीस एंड जस्टिस। जस्टिस इंस्टीट्यूशंस मतलब एक कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो बिना भेदभाव के, बिना बायस्ड हुए हमें क्या प्रोवाइड कर सके, जस्टिस। उसके बाद 17, अब ये किसी एक पर्सन की बात हो रही है क्या यहाँ पर, नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं और सबको ये गोल्स पूरे करने हैं। तो 17 क्या होगा, सबको साथ में लेकर चलना है ना, हमें सहयोग लेना है सबका। तो ये हो जाएगा पार्टनरशिप। आप सबसे ज्यादा नहीं, आप सबसे ज्यादा किससे एक्सपेक्ट करते हैं, जिनकी शादी हो गई वो अपने हस्बैंड और वाइफ से, ना सास ससुर से, ना माता पिता से, किससे एक्सपेक्ट करते हैं, अपने पार्टनर से ना, कि ठीक है ठीक है आप बनिए हमारा पार्टनर, हमें एक दूसरे के सहयोग से ये क्या करना है, इन 17 सस्टेनेबल गोल्स को पूरा करना है। अब बात आती है विकास, समावेशी विकास, सतत विकास, ये सब यूज कहां पर है, किस टॉपिक से रिलेटेड है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस, एनवायरमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है, समावेशी विकास बहुत जरूरी है हमारे पर्यावरण के लिए, समावेशी विकास बहुत ज्यादा जरूरी है, सतत विकास बहुत ज्यादा जरूरी है। इकोनॉमी के लिए ऑब्वियसली हमें सबको साथ लेकर चलना है। अपने पैसों के बारे में सोचेंगे हम, ठीक है हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन अगर हम उसे फैमिली मेंबर्स में नहीं लगाएंगे तो क्या हमारी फैमिली आगे बढ़ेगी, आप अकेले आगे बढ़ जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको समावेशी विकास के बारे में सोचना है। उसके बाद ये दो चीजें, और एक चीज इसमें से आपको क्या मिलेगी, यहां से अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो आप एथिक्स का एक पॉइंट सीख सकते हैं, सबको साथ लेकर चलने का। तो ये हमारा इनडायरेक्टली कहां से रिलेवेंट रखता है, एथिक्स से, है ना। एथिक्स से भी थोड़ा सा टच है इसका, पर्यावरण और इकोनॉमी से है ही, पर एथिक्स से भी थोड़ा टच है। अगर आप इन मुद्दों को थोड़ा सा अच्छे से, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो मैं मेंस राइटिंग में हेल्प करेगा। बोर्ड बोर्ड ठीक। हाँ पता नहीं, आवाज आ रही है। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों ने इतने महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर अपने विचार और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मुझे दी,
वैसे ही मैं एक छोटा सा टॉपिक, मेंस का टॉपिक है, वो इन्वायरमेंट में आता है, ठीक है, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। मेरा नाम वर्षा है, वर्षा कुमारी, मैं नालंदा से आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जैविक कृषि। जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं। और आप लोग तो जानते ही हैं, हमारा भारत किसानों का देश है, और किसान की स्थिति भी आप जानते हैं कितनी दयनीय है। ये सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए अपना गुजारा करती हैं और कुछ नहीं। तो इसके कुछ डायमेंशन को मैं समझाना चाहूंगी। अगर समझ में ना आए तो फिर मुझे सुधार दीजिएगा कहाँ पे मेरी गलती है, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जैविक कृषि आखिर होती क्या है, ठीक है। जैविक कृषि की भारत में क्या स्थिति है। इसके लाभ क्या है, इसके लाभ में ही हम लोग इसके उद्देश्य को समझ जाएंगे, ठीक है। भारत में इसकी संभावना क्या है। लास्ट में चुनौतियां पढ़ेंगे एंड उसके बाद समाधान सुझाव देंगे अपने, जैसे कि सारे क्वेश्चन में हम लोग लास्ट में अपने विचार प्रस्तुत करते आखिर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जैविक कृषि, सबसे पहली बात है जैविक कृषि आखिर होता क्या है। जैविक कृषि में बेसिकली हम लोग रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें रासायनिक उर्वरक यानी किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं करते हैं। इसमें हम यूज करेंगे तो प्राकृतिक खाद, जैसे हो गया आपका गोबर, वर्मी कल्चर, केचुआ का उपयोग करेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज और, इसमें जनित ये अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों का भी यूज नहीं करते हैं। इसमें केवल और केवल प्राकृतिक खाद और उर्वरक का यूज करते हैं, ना तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का यूज करते हैं और ना ही रासायनिक। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, समझ में आ रही है। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार के कीटनाशक, क्योंकि ये सब के उपयोग करने से ऐसा होता है हमारा जो पर्यावरण है ये पहले से ही क्षतिग्रस्त है। और अगर ये सब का यूज करेंगे तो नेक्स्ट जो पीढ़ी आएंगी वो बोलेंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या छोड़ के गया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो इसमें केवल केवल प्राकृतिक यानी नेचुरल का प्रयोग करते हैं। और भारत में इसकी स्थिति क्या है। इसकी भारत में स्थिति यह है कि हम लोग, भारत जो है किसानों के क्षेत्र में नंबर 1 है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम लोग जितने भी किसान हैं लगभग अराउंड 50 प्लस हमारे देश में किसान खेती पे ही निर्भर है, और अप्रत्यक्ष रूप से तो 60 प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो कृषि को किसानों की संख्या में तो ये प्रथम स्थान पर है भारत। और लेकिन अगर एरिया वाइज देखे तो ये 9th पोजीशन पे आता है। और ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑफ मोमेंट्स की, ये रिपोर्ट है। भारत की स्थिति किसानों के क्षेत्र में नंबर 1 पर है, लेकिन एरिया वाइज ये 9th पोजीशन पर आता है। अब हम जानना चाहेंगे आखिर जैविक कृषि करेंगे तो इसका
लाभ क्या होगा? इसका लाभ हम पढ़ेंगे तो जैसे कि हमारी जो पहले वाली जो बहन आई थी वो बताई थी कि एसडीजी यानी सतत विकास में बताई थी कि एसडीजी 2 का लक्ष्य क्या होता है। आप लोग को पता होगा क्या है एसडीजी 2 में? जीरो हंगर। कृषि अच्छी होगी तो सही सी बात है कोई भूखा नहीं रहेगा। सबसे पहले एसडीजी 2 लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाएंगे और किसानों की आय दोगुनी हो जाएंगी यानी डबल हो जाएंगे। भारत सरकार का भी लक्ष्य है कि किसानों का डबल कर देना 2022 में ही। और इसे भूजल संरक्षण कहाँ चला गया? भूजल संरक्षण भी होगा। आप लोग एक चीज नोटिस किए, जैविक कृषि से भूजल संरक्षण तो होगा ही, मेन बात पर्यावरण हम लोग का संरक्षित रहेगा और बेहतर रहेगा। इसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं। खाद्य सुरक्षा बनी रहेंगी, जैसे बफर स्टॉक, उसमें जैसे अभी हाल ही में कोरोना में हम लोग का कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी उत्पादन नहीं हुआ, लेकिन हम लोग यानी हमारी जो भारत सरकार है वो सस्टेन करे, तो खाद्य सुरक्षा बनी रहेंगी। और खाद्य सुरक्षा बनी रहेंगी और जो कीमतों का जो उछाल होता है अचानक से, जो वो कंट्रोल किया जाता है, वो में स्थायित्व उसका बना रहेगा। हम लोग ने पढ़ लिया कि जैविक कृषि क्या है, इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं करते हैं, ना ही कीटनाशक का यूज करते हैं, सिर्फ नेचुरल का यूज करते हैं। जैविक कृषि हमारे समय की मांग भी है और आवश्यकता भी है, लेकिन ये रिपोर्टें बता रही है कि इसमें तो हम नंबर 1 पर है, लेकिन एरिया वाइज 9 पोजीशन पर है। इसके लाभ है एसडीजी 2 की प्राप्ति होगी, किसानों की आय डबल होगी, भूजल संरक्षण होगा और मृदा की उर्वरकता जो है बनी रहेंगी, वो क्षरण नहीं होंगी। ऐसे होता है कि अगर किसी मिट्टी पे कुछ फसल लगाए तो नेक्स्ट बार में वो होती नहीं है, यानी जितना उत्पादन देना चाहिए वो दे नहीं पाती है। इसकी संभावना ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में है। हमारा राज्य सिक्किम 2016 में 16 में या 15 में पहला जैविक राज्य बन गया है। आप लोग को पता है सिक्किम में आज भी पुराने तरीके से खेती की जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये सिक्किम में जो है यहाँ 75,000 हेक्टेयर भूमि पर सिर्फ जैविक कृषि की जाती है, यानी ऑलमोस्ट मान लिया जाए 100% ये जैविक राज्य है। यहाँ 80,000 टन जैविक सब्जियां उत्पादन किया जाता है। हम लोग मार्केट में जाते हैं तो वही सेब कहीं 50 का होता है तो कहीं 200 या 250 का होता है। तो जो 50 का होता है वो उसमें सारे केमिकल का यूज करके उसको बड़ा किया जाता है और वो हमें मिलता है और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ना। लेकिन जो ऑर्गेनिक होता है वो हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है और प्राकृतिक के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। संभावनाएं तो बहुत है। इसके नक्शे कदम पर हिमाचल प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और उत्तराखंड भी आगे बढ़ रहा है। इसकी चुनौतियां क्या है? सबसे मेन बात है इसकी चुनौतियां ये हैं कि अगर हम जैविक कृषि को डायरेक्ट पूरे राज्य में करें तो सबसे पहली बात तो हमें खाना नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा। इसको हम ग्राफ से बना के देखें तो
प्रारंभिक 3 साल में हमारा जो प्रोडक्शन है वो गिरेगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो बढ़ोतरी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, हर साल बढ़ोतरी होगी। तो क्या हमारे जो किसान है इसी चक्कर में वो जैविक कृषि नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका तो एक दिन जो खाना जो है इसी पे चलता है। अगर एक दिन नहीं काम करेंगे तो वो खा नहीं पाएंगे, 2 वक्त की रोटी उन्हें नहीं मिल पाएंगी। मेन समस्या ये है किसानों में जागरूकता नहीं है, जागरूकता नहीं। कोई किसान जानते हैं कि जैविक कृषि से हमारी जो मृदा है वो सोना उग लेंगी, लेकिन किसी को पता नहीं है, जागरूकता नहीं है। और इसमें एक मेन बात ये है, हमारे यानी हम सबकी ही मंशा है, किसान का ही नहीं। हम लोग ये सोचते हैं ना किसी चीज को ज्यादा करेंगे ना तो ज्यादा ये आउटपुट देंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग पढ़ना भी चाहते हैं कि नहीं एक ही दिन में सारा पढ़ जाए, फिर अगला दिन नहीं पढ़े। ऐसा होता है कि फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो किसान भी चाहते हैं, सोचते हैं ना कि एक बार में इतना सारा फर्टिलाइजर डाल दे या फिर केमिकल डाल दे तो हमारे जो है फसल बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरा चिंता ये है, ठीक है। और हमारी जो प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट है वर्ष 2015 में आई थी, जो हमारे जो ये क्या कहते हैं रासायनिक उद्योगों की जो कंपनियां हैं वो भी नहीं चाहती हैं कि भारत जैविक कृषि के क्षेत्र में अग्रणी हो। क्यों? क्योंकि उनकी औद्योगिक हित का नुकसान होगा। हाँ वो कम हो जाएगा, लेकिन अगर सरकार भी इस क्षेत्र में प्रयास नहीं करेंगी तो किसानों का मनोबल ऑब्वियसली डाउन हो जाएगा। अगर वो खुद का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करेंगे तो उसको तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सरकार अगर कहेगी कि नहीं आप करो, आपका नुकसान होगा तो मैं साथ हूं, तो वो करेंगी। लेकिन अगर नहीं होगा तो वो कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ सब्सिडी जैसा है, लेकिन सब्सिडी भी है तो एक सीमा तक होना चाहिए, बाद में उनको हटा भी देना चाहिए। हाँ आदत हम लोग का क्या है, फ्री का चंदन घिसवा पंडित जी। तो हाँ अगर ऐसा कहा जाए कि पढ़ा लिखा नहीं जाए, पढ़ना लिखा नहीं है, ऐसे आपको आयुष बना देते हैं, तो सबसे पहले सब लोग हाथ उठाएंगे, चलो फ्री का हो जाएगा। अब इसके सुझाव, चुनौतियां तो हो गई, अब के सुझाव क्या देंगे हम। सबसे पहले सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाए, किसानों को जागरूकता दी जाए, रैली बनाया जाए, क्योंकि किसान के पास तो मोबाइल भी नहीं होते। हाँ जागरूकता फैलाई जाए, उन्हें सरकारी तौर पर प्रयास किए जाए, और बेहतर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया जाए। हाँ जैसे अभी पूर्वी क्षेत्र में किया जा रहा है तो वहां 2-3 साल अगर नहीं भी हो पा रहा है तो अदर राष्ट्र में हो रहा है, अदर क्षेत्र में हो रहा है। पहले पूर्वी क्षेत्र में किया जाए, फिर दक्षिणी में, फिर एक सही यानी उसको क्रमिक रूप से करेंगे ना तो वो ज्यादा होगा। अच्छा तो क्रमिक विकास इसका किया जाए, और किसानों को समय समय पर बताया जाए कि आपको इतना इस बार इसका फसल डालना है, जैसे गेहूं का डाले नहीं, अगली बार आपको दलहन डालना है, यानी फसल चक्र करेंगे बस। और सरकार का इस क्षेत्र में प्रयास भी है कि वो लेके आती हैं एक जिला एक उत्पाद, एक जिला में एक उत्पादन होगा, और जैविक ई कॉमर्स हमारी जो ऑनलाइन में हो रहा है। इस तरह हम जैविक कृषि के सारे डायमेंशन को समझ तो गए हैं जितना मैंने पढ़ा है। पहली बात है कि जैविक कृषि क्या है, आप लोग बता सकते हैं। इसमें आनुवांशिक रूपांतरित फसलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना ही रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का, केवल और केवल गोबर गैस, नेचुरल गैस, नेचुरल फर्टिलाइजर। भारत में स्थिति है
किसानों के क्षेत्र में तो ये तो प्रथम है, लेकिन एरिया वाइज ये 9th पोजीशन पे है। ये इनकी रिपोर्ट है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। इसके लाभ है, सबसे पहले तो कि ये SDG 2 लक्ष्य की प्राप्ति होगी, 0 हंगर, किसानों की आय डबल होगी, भूजल संरक्षण होगा, आप लोग ही बोल सकते हैं, खाद संरक्षण होगा, और इसकी संभावनाएं सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस तरह से और भी आगे राज्य करें तो हमारा देश जो कहते हैं किसानों का देश है वो रियल मायने में हो जाएगा। और इसकी चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी चुनौतियां तो यही है, जागरूकता नहीं है। और किसानों में ये है कि हम ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा होगा, हाँ, और प्रारंभिक 3 वर्ष में कुछ भी उत्पादन और डाउन होते जाएगा। जैसे आज हो रहा है, मान लिया जाए 10 टन हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर 6 हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हम कहेंगे तो ये 12 होगा, फिर डबल होते जाएगा। इसके सुझाव तो बहुत सारे हैं, जागरूकता बढ़ाया जाए, सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाया जाए, और उसको क्रमिक रूप से किया जाए, यानी कि एक ही बार कर दे। हम लोग का भी जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैं भी सोचती थी एक सब्जेक्ट है ना, चलो एक ही दिन में पूरा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी। तो लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि जैविक कृषि के क्षेत्र में सरकार को अपने प्रयास में गतिशीलता बढ़ानी चाहिए। और थैंक यू। दो स्टूडेंट रह गए यहाँ पे, दो ये जो कि रिजर्व रह गए हैं, जितेंद्र और शिवम, तो करवाना है उनका, करवा दे। दो रह गए हैं, करवा दे रहे हैं, करवा दे रहे हैं। जितेंद्र और शिवम रह गए हैं, 10 मिनट करवा दे रहे हैं, तो 10 मिनट। नहीं इसमें भेज, नहीं नहीं इसमें भेज दीजिए ना, पेन ड्राइव में थोड़ा शॉर्ट है, शॉर्ट व्हाट्सएप पे भेजा था। हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ, एक ही बस, एक ही मिनट। प्रेजेंटेशन है, मैं इसको लिख सकता हूँ ना, कहाँ? कहाँ पर? चलो यहाँ स्विच कर लिया, इरेज करना होगा। ये चालू ही है ना, चलते। अच्छा, करने के लिए बैठो। अगर आप बैठ।
नमस्ते सबको। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू पे जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलती जिंदगी में कुछ भी, लड़ने वालों को के कदमों में सारे जहान होता है। दोस्तों, मेरा नाम सुनीत है, लेकिन इस पे मेरा नाम सुनील टाइप हुआ है, 11 नंबर पे है, देख लीजिएगा। नाम से कोई मतलब नहीं, मैं कुछ समझाने की प्रयास करूंगा। एक्चुअली मैं इससे पहले मैं एक टीचर भी था, पढ़ाता था, तो मैं उसी हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन तैयार था, कुछ एडिटिंग कर नहीं पाया, बस पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज हमारे टॉपिक है, मैं हिमालय के बारे में बात करेंगे, भारत के पर्वतों के बारे में बात करेंगे। जितना हो सकता है मैं मेरी बातें आपकी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली आज हमारी टॉपिक है भारत के पर्वत के बारे में जानने से पहले आपको हिमालय के बारे में पूरा डिस्कस के साथ मैं आपको बताने, कम समय में मैं जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा फास्ट करूंगा, कोशिश करूंगा। एक्चुअली देखिए, पर्वत बना कैसे, आया कहां से, ऊपर से तो कोई टपका नहीं होगा, राइट। तो इसको क्या करेंगे, लोग बोलते हैं कि पृथ्वी गोल है या चपटी है, बहुत लोग बोलते हैं गोल है, अलग अलग टाइप से। क्या है मतलब, गोंडवाना लैंड वगैरह, अंगारा लैंड एक्चुअली है क्या, इसके बारे में पहले जानना हो। पहले आप लोग डीप तक जाओगे, तब आप पर्वत के बारे में या हिमालय के बारे में जानोगे। आप लोगों को पूछा जाए कि पर्वत पृथ्वी गोल है, लोग बोलेंगे हाँ गोल है, चपटी है। बहुत अलग अलग से हम लोग पढ़े हैं कि पृथ्वी इस तरह से। देखिए, पृथ्वी गोल ना है, ना चपटी है, ना कुछ है। अभी देखिए, आपका मुखमंडल, अगर आपको मैं गोल बता सकता हूं क्या, यहाँ नाक है, यहाँ धंसा हुआ है, इधर कान है, इधर बाल है, समझ रहे हो ना। अभी देखो बहुत सारे, किसी के शेप गोल है। देखो पृथ्वी इस तरह से, क्यों मैं आपको बताऊं, देखो हमारी जो अर्थ है वहां पर बहुत बड़े बड़े समुद्र है, सागर है, उसी समुद्र में गहरा बहुत बड़ी बड़ी क्या है, चट्टाने हैं, बहुत बड़ी बड़ी पर्वत है, समझ रहे हो ना। तो पृथ्वी की कैसे गोल है बता सकते हैं, सही है ना। अब देखिए, अब इसकी खोज किस तरह से हुआ, किस तरह से महाद्वीप बना, किस तरह से महासागर बना, किस तरह से हिमालय बना, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पृथ्वी को कभी गोल नहीं बता सकते, हम आखिर में बताऊंगा चलिए पृथ्वी का शेप किस तरह से है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए अभी महाद्वीप कितने हैं, 7, कितने हैं, 7। महासागर कितने हैं, 5। अभी सर ने कल ही मैपिंग में पढ़ाया आप लोगों को। अब देखिए, इनकी खोज जो है किसने किया, आप लोग देखो, मैं कुछ 15 या 20 मिनट के क्लास में आप लोग चाहे बहुत सारा क्वेश्चन, इतना मतलब यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सच में बता रहा हूं। हिमालय पर्वत से ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग देख लीजिएगा कि पुराने पेपर उठा के कि हिमालय पर्वत पे ज्यादा समय कौन कौन सा पौधा पाया जाता है, देख लीजिएगा, समझ है ना। हिमालय की वर्गीकरण कौन कौन सी नदी के स्तर पर बांटा गया, क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्ट क्वेश्चन है। तो मैं बताने की प्रयास करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका जो हमारे जो द्वीप महासागर, इनका खोज इन्होंने किया था, एल्फ्रेड इन्होंने किया था। अब देखिए, पृथ्वी जो था, अभी कितने महाद्वीप है, 7, सबको पता है, एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। लेकिन शुरू में हमारे पृथ्वी पर सिर्फ एक ही महाद्वीप था, उसका नाम जानते हो आप लोग, पेंजिया था। यहां पर नहीं आ सकता, ये एक ही महाद्वीप था, एक ही महाद्वीप था, इनका नाम था पेंजिया। और एक ही महासागर था, वो कौन सा था, पैंथालासा। प्रमाण करोड़ों वर्षों पहले धीरे धीरे ये समुद्र है, एक ही महाद्वीप है और एक ही महासागर, बीचों बीच करोड़ों साल, मिलियन साल पहले वो बीचों बीच टूटना चालू हो गया। जब बीचों बीच टूट गया, पहला जो ऊपरी हिस्सा जो है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जो ऊपर जो हिस्सा है वो जो द्वीप बना, ये जो कौन सा है, लूरेशिया, इंग्लिश में लूरेशिया कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है अंगारा लैंड। ठीक है, ताकि अंगार मतलब आग, समझ लो ना। और यही क्षेत्र में ज्यादा ज्वालामुखी उद्गिरण होती है। नेक्स्ट कभी आप लोग मिलोगे तो मैं बहुत सारे बता देंगे, इसी में साइक्लोन, वोल्केनो वगैरह बहुत सारे इसी में ही पाया जाता है। प्रशांत महासागर के बारे में बहुत बारे डिस्कस करेंगे, इसलिए हिंदी में इसको कहा गया अंगारा लैंड और इसी को कहा गया इंग्लिश में गोंडवाना लैंड। 2 ही हिस्सा हुआ और इसको आप हिंदी में कह सकते हो जम्बूद्वीप। सुने होंगे आप लोग, भारत किसका हिस्सा है, जम्बूद्वीप का हिस्सा है बोला जाता है। तो देखो, यही 2 हिस्सा में बढ़ गया, तो यहाँ पर साउथ अमेरिका और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया। धीरे धीरे क्या हुआ आपको मैं दिखाने के प्रयास करेंगे, करोड़ों साल, देखो कितने, देखो धीरे धीरे जो है भारत की जो है प्लेट जो है, इंडियन जो प्लेट है, धीरे धीरे हटना चालू हुआ। इसमें समुद्र है,
धीरे धीरे देखो क्रमण आप देखो यहाँ आया, ताकि देखो करोड़ों साल पहले 20 साल पहले कितना होगा 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इस तरह बढ़ते जाता है धीरे धीरे। ये जियोग्राफिकली बताया गया है और बताया गया पहले जिस तरह से एक ही महाद्वीप था उसी तरह से अगर उन्होंने बताया कि और करोड़ मिलियन साल पहले सारी क्या होगा, सारे द्वीप जो है महाद्वीप जो है इकट्ठा हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा है, आज हम लोग कूद के कहां जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, अफ्रीका जा सकते हैं, ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ऐसा होने में अगर हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये बताए ये मेरी बात नहीं है, एक उन्होंने बताने का। अब देखो इंडिया जिस तरह से धीरे धीरे वो कहां चला गया, बढ़ता चला गया, उसी तरह हर एक अफ्रीकन प्लेट हो, दक्षिण अमेरिका प्लेट हो, धीरे धीरे हटना चालू हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो कहां चला गया, ये कौन सा प्लेट है, यूरोपियन प्लेट। यूरोपियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है। जाकर देखिए यहां पर आप, ये यहां पर जाकर टकरा गया, ये है यूरोपियन प्लेट, ये है इंडियन प्लेट। जब यहां पर टकरा गया, आप देखिएगा यहां पर टकरा जाने की वजह से ये जो हिस्सा जो है, कोई भी चीज मान लीजिए आज मैं ये दोनों चीजों को अगर मैं जोर से ऐसे टकरा दूं, वो तो देखिए जोर से अगर मैं टकरा दूं तो क्या होगा, एक ना एक हिस्सा उठ जाएगा या धंस जाएगा। अब ऐसे करूंगा तो ये नीचे चला जा रहा है। तब क्या हुआ, दोनों प्लेट जब एक दूसरे से जब टकरा गए तो इनका जो बीच वाला हिस्सा जो है वो उठ गया। अब आपको साइंटिफिक हिसाब से पता है कि कोई भी चीज 160 या 165 सेंटीमीटर अगर ऊंचाई पर जाता है तो 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। तो वहां चली गई तो टेम्परेचर घट जाने की वजह से वहां पर क्या हुआ, बर्फ जमा हुआ और वहां पर क्या बनी, हिमालय बना। अब देखो आ गए हम लोग मुद्दे पे, अब हिमालय बन गई है। अब आते देखो बड़े बड़े हिमालय बन गई, उस हिमालय को भी बहुत सारे भागों में बांटा गया था। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे 7 महाद्वीप बन गए, तो बता दिया। अब देखो हिमालय जब बन गया, अब हम पढ़ेंगे हमारे भारत के बारे में। अब देखो हिमालय जब बन गया, आप लोग पढ़े होंगे। अब हिमालय को पढ़ने से पहले आपको यह है हिमालय क्षेत्र। आप लोग जियोग्राफी में पढ़े होंगे कि भारत की भौगोलिक विभाजन कितने भागों में बांटा गया है, 4 या 5। देख लीजिएगा, गलती कभी कभी ऑप्शन 5 रहता है, कभी कभी 4 रहता है। कैसे 4 कैसे 5 में बताता हूं। यह है पर्वतीय क्षेत्र, राइट, ये कौन सा है, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, और ये है तटीय क्षेत्र, और ये हो गया द्वीप समूह। अब इसमें आ गया 5। लेकिन कभी कभी ऑप्शन किस तरह से रहेगा, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, तटीय और द्वीप समूह, इस तरह से रहता है। ध्यान रखिएगा इस पर। अब हम लोग आते पर्वत से के बारे में बात करेंगे। इसी पर्वत को 4 भाग में फिर बांट दिया गया है। ठीक है, अब देखिए पर्वत को जिससे 4 भाग में बांटा गया, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार यूपीएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। पर्वतीय को कितने भाग, देखो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल जो पर्वतीयों को 10.7, पहाड़ी को 18.6, पठारी को 27.7, मैदानी क्षेत्र को 43%। ये एकदम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आंकड़ा है, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। घुमा फिर अगर क्वेश्चन पूछा गया था किस तरह से भारत के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों को कितने प्रतिशत हिस्सों में बांटा गया है, देखो घुमाकर पूछा गया था। इसको और इसको एक साथ मिलाकर आपको बताना चाहिए था उस पर। ठीक है, अब देखते हैं हिमालय पर्वत जो है जब यहां पर बन गया था, ये जो हिस्सा है इंडियन प्लेट, यहां पर गौर मत करिएगा, मैं इसको समझाने की प्रयास करूंगा। जब यहां पर हिमालय बन गया, हिमालय को फिर 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, सबसे देखो सबसे जो पुराना जो हिमालय, इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय, इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय, गौर कीजिएगा। नेक्स्ट बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालय। देखिएगा आप चीज, मेरा ये हाथ है, मैं अगर ऐसे करता हूं, अब देखिए ये जो हिस्सा है आपको मेरा इस यहां से इस हिस्सा को दिख नहीं रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं। अब ट्रांस हिमालय जो है वो उस हिस्सा का है, ताकि जो को आप लोग बोलते हैं कि ट्रांस हिमालय से जो पुराना हिमालय है, बहुत पुराना हिमालय, लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय उतना ऊंचाई पर क्यों नहीं है, सबसे ऊंचाई हिमालय बृहद हिमालय से क्यों है, ताकि इसका अंतर यही है, जो बृहद हिमालय जो है ये बहुत पुराना हिमालय, तो ट्रांस हिमालय जो है सबसे बहुत पुराना हिमालय है। समझ, जो इस हिस्से में, यहाँ देखो इस हिस्से में जो पर्वत जो श्रेणियां है ये ट्रांस हिमालय है, ताकि हमें कौन सा हिस्सा दिखाई देता है, बृहद, ताकि बीच वाला हिस्सा है इस तरह का,
ताकि इस वाला हिस्सा जो है इस साइड वाला वो है ट्रांस, और जो बीच वाला हिस्सा है मध्य, फिर शिवालिक, फिर मध्य और शिवालिक, लास्ट में शिवालिक। अब देखिएगा ये जो हिस्सा है ये एक श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां है। ये कौन सा श्रेणी है? ट्रांस हिमालय। ये कौन सा है? बृहद हिमालय। बताते जाइएगा ये कौन सा है? मध्य हिमालय। और ये कौन सा है? शिवालिक हिमालय। अब देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है। अब देखिए कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से, ट्रांस हिमालय से। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, गौर कीजिएगा बात को। फिर ट्रांस हिमालय की इन लोगों ने क्या कर दिया, 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 4 भागों में। ट्रांस हिमालय को फिर 4 भाग में किस तरह से बांट दिया गया। एक आगे आप लोग सुने होंगे काराकोरम, सुने होंगे काराकोरम। दूसरा है कौन सा? लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, लास्ट कैलाश। पीर पंजाल पहला आ गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, पीर पंजाल। आप लोग देख लीजिएगा इस बार क्वेश्चन यही पूछा गया था एसएससी का 2021 का क्वेश्चन से, पीर पंजाल का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस बार का क्वेश्चन है। मणि महेश, जानते हैं मणि महेश? इस बार एसएससी का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कौन सी है? K2, राइट, K2, गॉडविन ऑस्टिन। दूसरा जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। माउंट राकापोसी, माउंट राकापोसी। और थर्ड जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट पर्वत। सुने होंगे आप लोग। अब देखिएगा, अब देखिए लोग बोलते हैं कि भारत के सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? भारत के, इसमें फंस जाते बहुत लोग स्टूडेंट। भारत, हाँ, और कांचन, राइट। इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। देखिए क्यों। अब अब देखो मैं आपको यहां पर समझाने के प्रयास करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। यहां पर देखिएगा K2 जो है, यहां पे K2 3 देश में आता है। बताएंगे कौन? भारत, पाकिस्तान और चीन। भारत का कौन सा हिस्सा? लद्दाख। पाकिस्तान का बताइए। पाकिस्तान का कौन सा? गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान। और चाइना का कौन सा हिस्सा है? सिंजियांग। याद रखिएगा, पाकिस्तान का कौन सा? गिलगित बल्तिस्तान, और चीन का सिंजियांग, और भारत का लद्दाख। ये तीनों हिस्सा में आता है K2। अब K2 नाम दिया क्यों बताइए। अब यस, काराकोरम। ये एक पर्वत श्रेणी, एक इस तरह का पर्वत श्रेणियां है। और पहला और दूसरा, शायद दूसरा वाला जो पर्वत है सबसे शायद ज्यादा ऊंचा होगा, इसीलिए उनको दिया गया K2। अगर आपको पूछा जाए K2 पर्वत जो है कौन सा पर्वत श्रेणी में आता है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। और लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत माउंट राकापोसी। याद रखिएगा, माउंट राकापोसी जो है विश्व की सबसे ऊंची ढाल वाली पर्वत है। अगर आपको पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची पर्वत, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट। अगर भारत के पूछा जाए K2, अगर भारत में पूछा जाए वो है कांचनजंगा। अगर आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची ढाल वाली पर्वत कौन सी है? माउंट राकापोसी। देखो आपको अगर मैं हिमालय पर्वत मान लीजिए K2 हो, या आपको माउंट एवरेस्ट अगर फेंक भी दूंगा ना, आपका शायद शरीर बच भी जाएगा। अगर माउंट राकापोसी से फेंक दिया तो सीधे जमीन में धंस जाओगे। ढाल बोला जाए मतलब सबसे खरा, सबसे ऊंची ढाल, सीधे धंस जाओगे, टमाटर बन जाओगे, चटनी। समझ रहे हो ना? इस तरह से है। अब देखिए, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, खत्म ही हो गया। यहां पर लिखा गया था, मैं बोल ही दिया। काराकोरम का सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2, लद्दाख का माउंट राकापोसी, और थर्ड जो था जास्कर, जास्कर का सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो गया कामेट पर्वत। पीर पंजाल का सबसे ऊंची पर्वत चोटी
मनी महेश K2 का ऊंचाई कितनी है 8611। माउंट रागापोसी की ऊंचाई कितना है 7788 मीटर। पीर पंजाल का ऊंचाई कितनी है 7756, याद रखिएगा। और सबसे अंतिम मनी महेश की ऊंचाई जो है 5653 मीटर, याद रखिएगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आंकड़े हैं। अभी हिमालय को क्वेश्चन किस तरह से यूपीएससी में पूछा गया था, देखिए अब आगे फंसाने वाली बात। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिएगा पुरानी पेपर, हिमालय को उत्तर से दक्षिण में क्रम में सजाए। लोग यहीं पर फंस जाते हैं, हिमालय को उत्तर से दक्षिण में क्रम में सजाए। ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उत्तर से अगर शुरू किया जाए सबसे काराकोरम, हाँ अगर श्रेणियां में पूछा जाए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अगर आपको हिमालय के भाग के बारे में बोला जाए तो काराकोरम कौन सा, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। उस दिन संडे का एग्जाम में एनसीईआरटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय को क्रम में सजाए, पहला ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। अगर काराकोरम श्रेणी की जो ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है उसको अगर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर तक सजाने के बोला जाएगा, ध्यान रखिएगा, अगर दक्षिण से शुरू किया जाए तो शिवालिक, मध्य, बृहद, ट्रांस। अगर काराकोरम श्रेणी को बोला जाए तो नीचे पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, याद रखिएगा। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता। अब देखिए अगर आपको बोला जाए, ये हो गया उत्तर से दक्षिण। लास्ट एक क्वेश्चन बताऊंगा जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हिमालय को पूर्वी उत्तर से दक्षिण तक सजाए, आप लोग दिमाग में बैठ गया, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हिमालय को पूरब से पश्चिम तक सजाए तब क्या करोगे, याद रखिएगा। हिमालय को पूरब से पश्चिम में सजाने के लिए किसकी आधार लिया गया, कोई बता सकता है? नदियों का आधार लिया गया। उस नदियों का नाम बता सकते हो आप लोग? कितने नदी थे? इतना नहीं है, 5 नदी है। गलत है, सबका सही है। पहला हो गया, सही बताया उन्होंने, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, लास्ट में हो गया ब्रह्मपुत्र, याद रखिएगा। दिहांग भी बोलते हैं, दिहांग का नाम ही ब्रह्मपुत्र है। दिहांग वहीं से शुरू होता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र आपको निकलेगा टॉपिक में, आपको देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र। देखिए दिहांग, देखो ब्रह्मपुत्र को चाइना में किस नाम से जाना जाता है, आप देखिएगा वहीं पर मिलेगा आपको हर एक चीज। अब देखिए यहीं पर लास्ट ही टॉपिक में बता देता हूं, अगर आप कैसे समझोगे, ये देखिए लास्ट टॉपिक में बता देता हूं, यहां पर है, बस खत्म हो गया। आप देखिए हिमालय खत्म हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ये जो 5 हिस्सा है, हिमालय को अगर पूरब से पश्चिम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, मजाक नहीं बनाइएगा, पूरब से पश्चिम। भले आप लोग मुझे नंबर दो या ना दो, मैं एक फैक्ट बताऊंगा ताकि मैं इससे पहले ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है। पूरब से पश्चिम, अब देखिए पूरब से अगर पश्चिम में अगर बांटना हो, सिंधु, सतलज, यहां आ गया काली, तीस्ता, यहां आ गया ये ब्रह्मपुत्र, याद रखिएगा। हिमालय को किस आधार पर बांटा गया है, नदियों का। क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय को बांटा गया नदियों को पूरब से पश्चिम क्रम में सजाइए, या पश्चिम से पूरब तक क्रम में सजाइए। देखिए अगर पश्चिम से शुरू किया जाए तो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। अगर पूरब से अगर सजाया जाए ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, काली और सतलज और सिंध। फिर हिमालय को बांट भी दिया गया है, ये हो गया पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। याद रखिएगा हिमालय को नदी के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 4। अगर पूरब से शुरू किया जाए, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय और पंजाब हिमालय। अगर आपको पूछा जाए कि नेपाल हिमालय के बीच में, नेपाल हिमालय कौन 2 नदियों के बीच में है, काली और
बता सकता है तीस्ता नदी की उद्गम स्थल कहां पर है? सिक्किम में। अगर आपको काली नदी की उद्गम स्थल अगर पूछा जाऊं, बता सकते हो? काली नदी की उद्गम स्थल कोई बता सकता है? काली नदी का दूसरा नाम महाकाली नदी भी कहा जाता है। काली नदी की उद्गम स्थल कोई बता सकता है? बता देता हूं, उत्तराखंड के पिथौरागढ़, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार जो कोस्ट गार्ड का एग्जाम था एसएससी का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि जरूरत नहीं है, जितना हो सकता है मैं बताने के प्रयास किया। और अंतिम में मैं एक मोटिवेशन के साथ, एक जोश के साथ आप लोग से विदा लेना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा भगवान आप लोग की हर एक की मनोकामना पूरा करे। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। थैंक यू सो मच। माइक खोल देना। हेलो हेलो, है ऑन है क्या? पीछे में लगा दे इसके। थोड़ी सी ये थोड़ा सा कर दो। ठीक है, एक सेकंड, ये थोड़ा कम कर दे। और पेन लेना हो, पेन, हाँ पेन पेन, मतलब वो कलर ब्लैक लेना हो तो ठीक है। हेलो एवरीवन, लिसन टू मी। ओके, myself Jatin. I will tell you about science tech topic, biotechnology, okay, and genetic engineering. 1 minute. जेनेटिक इंजीनियर, आवाज आ रही है सबके पास क्या? ठीक है, साइंस टेक का टॉपिक है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। किसी को पता है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में? बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स है उनका स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है। लिविंग थिंग्स का स्टैंडर्ड इंप्रूव, स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है। अब लिविंग थिंग्स का स्टैंडर्ड इंप्रूव कैसे करना है? और लिविंग थिंग्स की स्टडी, अगर लिविंग थिंग्स की स्टडी टेक्नोलॉजी की तरीके से की जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। जिसमें एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसके इनकी टर्मिनोलॉजी होती है। टर्मिनोलॉजी में पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो है सेल, ठीक है, फिर है जीन, थर्ड नंबर है हमारे पास डीएनए। अब इनको थोड़ा सा ध्यान से सुन लो कि क्या चीज है। और हमको ये वर्ड तो पता ही होगा क्रोमोसोम के बारे में, कि क्रोमोसोम क्या होता है। देखो मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइंस एंड टेक के बायोटेक्नोलॉजी से सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, जिसमें हमने एक वर्ड सुना हुआ है केस 9 और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, कि किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, इस बार क्या हुआ, एक पिग था, तो जो पिग सुअर है उसके डीएनए में, उसके डीएनए है जो हार्ट का, उसमें क्या किया उन्होंने, क्रोमोसोम को चेंज किया और ह्यूमन बॉडी के क्रोमोसोम जो डीएनए बनाता है उसको प्लांट कर दिया, ताकि अगर किसी को हार्ट की जरूरत है, जिसको हार्ट अटैक आ चुका है, उसका हार्ट फेल हो चुका है, तो उस हार्ट फेल के लिए हम क्या करें, उसका यूज कर सके। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुकी है जिसका हम एग्रीकल्चर में भी यूज करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, और मेडिसिन बनाने में भी यूज हो रहा है, ठीक। और हम यूं कह सकते हैं इसका जो
सबसे मेन रोल है इसका डीएनए के। अब डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब डीएनए सबसे बड़ा हमारे पास कॉन्टिनेंट क्या है, जैसे हम बोलते हैं सेल, ठीक है। इस सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, हमारे पास क्रोमोसोम, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस को हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास डीएनए है, डीएनए को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया इसको। इसकी स्ट्रक्चर आपको पता ही होगी। जीन एक ऐसा पार्ट डीएनए का जो किसी के करैक्टर के लिए क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब डीएनए में से, वैसे तो क्रोमोसोम हमें इस टाइप के मिलेंगे, जैसे हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें डीएनए कुछ इस प्रकार से मिलेंगे, और इस डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ये आपका कैरेक्टर जो है डिसाइड करेगा। अब कैरेक्टर कैसे डिसाइड करेगा, इसकी अलग अलग टेक्नोलॉजी है। जैसे एक टेक्नोलॉजी आई थी हमारे पास बीटी कॉटन, जिसकी हम बात करते हैं। बीटी कॉटन के अंदर क्या हुआ, बीटी का मतलब होता है बैसिलस थोरिजेंसिस, बैसिलस थोरिजेंसिस, ठीक है। इसमें इसके डीएनए में क्या काबिलियत है, इसके डीएनए में काबिलियत है कि ये क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है। ध्यान रखना, ये एक प्रोटीन बनाता है, और उस प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन। और क्राई प्रोटीन की क्या खासियत होती है, अगर कोई भी इंसेक्ट इसको हल्का सा टच भी कर लेती, उसकी ऑन द स्पॉट क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो क्या हुआ, सभी को पता होगा कि हम जब भी कोई रिप्रोडक्शन की बात करते हैं फेल और फीमेल के अंदर, तो हमारे पास क्या बनता है, एक जाइगोट रेडी होता है। जाइगोट रेडी होता है। इस जाइगोट को हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम तक रियोक रख देते हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे कपास के अंदर क्या हुआ, कपास के कुछ मेल कंटेंट और फीमेल कंटेंट को आपस में हमने जाइगोट बनाया। उस जाइगोट में से हमने क्या कर दिया, एक डीएनए के जीन के टुकड़े को बाहर निकाल दिया। अब ये जीन का टुकड़ा बाहर कैसे निकलता है, इसके लिए एक बायोलॉजिकल सीजर्स है जिसका नाम है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसको बायोलॉजिकल सीजर बोला जाता है। ये क्या काम करती है, एक पर्टिकुलर डीएनए में से जो डीएनए है जिसका आपको करैक्टर चाहिए, उस करैक्टर की क्या करेगी, वो पहचान करेगी, और उस करैक्टर को वहां से कट करके एक जहां जो हमारा मूल डीएनए है और जो हमारा टारगेटेड जीन है, उस टारगेट जीन को कैच कर लेगी वहां से। इसको बायोलॉजिकल सीजर्स बोला जाता है। फिर इसी का एक दूसरा लाइगेज एंजाइम, ये क्या करता है, किसी दूसरे जीव के अंदर जो हमने जीन को पास आउट निकाला है किसी के थ्रू, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू, किसी दूसरे जीन के अंदर हम क्या करते हैं, सबमिट करवाते हैं। तो ये क्या करता है, लाइगेज एक मॉलिक्यूलर ग्लू बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर ग्लू बोला जाता है। वैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोलॉजिकल सीजर्स इनमें से कौन सी है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, लाइकेज एंजाइम है, और लाइकेज एंजाइम का दूसरा नाम क्या है, तो लाइकेज एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू नाम से बोला जाता है। फिर इसके अलग अलग फैक्टर हैं, जैसे अब इसकी बात करें हम क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 2 पार्ट्स में कैसे, एक तो 22 पेयर के अंदर डिवाइड है और एक 1 पेयर के अंदर। ये जो 22 पेयर है, ये 22 पेयर क्या डिसाइड करते हैं, लिवर, किडनी, लेग, जो भी पार्ट्स हो गए बॉडी को बनाते हैं। और जो लास्ट पार्ट है जो 23 है, ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूज करता है, जिसमें हमारे 22 पेयर और ये हो गया 1 पेयर। इसी को डिफाइन कैसे किया जाता है, कैरियोटाइप से। कैरियोटाइप होता है और एक होता है जीनोम। किसी को पता है कैरियोटाइप क्या होता है? हाँ, कैरियोटाइप का मतलब हमने क्या कर दिया, इसको डिक्रीजिंग अमाउंट के अंदर लेते गए, ठीक है, जो भी डीएनए के पीसेस हैं, ठीक है। और लास्ट का जो होगा वो हमारा पर क्या होगा, एक्स एंड वाई, ठीक है। ये हमारा कैरियोटाइप है जिसमें हमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, सीक्वेंस वाइज, ठीक है। फिर इसके अंदर एक वर्ड आता है हमारे पास
स्टेम सेल टेक्नोलॉजी? कोई बता सकता है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या है? स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या करती है? बॉडी पार्ट्स को बनाती है, लेकिन स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के भी कुछ पार्ट है, जैसे होता है टोटीपोटेंट जिसको बोला जाता है, ये बॉडी के सारे क्या करती है? पार्ट्स बनाती है, ठीक है, बॉडी के सारे पार्ट्स ये रेडी करती है। टोटीपोटेंट की क्या खासियत है देखना, कि जब भी मेल और फीमेल से जो जाइगोट बना है, जो जाइगोट रेडी हुआ, इस जाइगोट के बाद जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोलते हैं हम? बता सकते हैं कोई? जाइगोट के बाद की जो प्रोसीजर, अब एक चीज बताता हूं मैं आपको। ये जाइगोट है और जाइगोट के बाद क्या होता है? एक मोरूला स्टेज आती है। मोरूला स्टेज याद रखना, अगर मोरूला स्टेज की एक भी सेल टूट गई तो बच्चे जुड़वा हो जाएंगे। यस, मोरूला स्टेज की एक भी सेल अगर टूटी तो हो जाएंगे जुड़वा बच्चे। और मोरूला के बाद जो स्टेज आती है वो होती है ब्लास्टुला। अगर ये सेल, इसकी एक सेल टूटी तो जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा? डिसेबल होगा, मतलब अपंगता उसके अंदर जनरेट हो जाएगी। तो ये क्या है? एक डिसऑर्डर है जाइगोट का। तो इसको एक फर्टिलाइज किया जाता है अच्छे तरीके से कि उसका सीक्वेंस जाइगोट का अच्छा रहा है या अच्छा नहीं रहा है। तो यही फंक्शन है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के कई से फॉर्म है, जैसे हमारे इनके एक बैंक भी बने हुए हैं, बैंक सेल, जहां क्या किया जाता है, जब भी कोई बेबी पैदा होता है तो क्या होता है? उसके एम्ब्रॉइड होते हैं जो मां के साथ गर्भनाल जो बनी होती है, उस गर्भनाल में सबसे ज्यादा स्टेम सेल पाई जाती हैं। सबसे उसको सेव कर देते हैं ये बैंक के अंदर। उसको सेव करने के बाद अगर किसी इन फ्यूचर किसी को प्रॉब्लम है किडनी की, किसी को लिवर की, क्योंकि आजकल के फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा हो रहा है, हार्ट अटैक की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किडनी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करते हैं? उस सेल का यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की तरीके से किसी अदर जीव पे। लेकिन याद रखना ये कुछ ऐसे केस हैं जैसे बीटी ब्रिंजल हो गया, ठीक है, और बीटी कॉटन हो गया, किस्पर टेक्नोलॉजी होगी, ये सब के सब क्या है? एक अनुवांशिकीय टेक्नोलॉजी का कारण है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी चीज है उसको रिप्रोडक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि ये ह्यूमन हेल्थ पर तो नहीं असर डाल रही, तो उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इसमें बैंक सेल है जिसके अंदर क्या रखा जाता है? इसको स्टोर किया जाता है कि इन फ्यूचर अगर कोई काम आ जाए तो हम किसी को किडनी या किसी को और कोई ऑर्गेनिज्म बनाना हो तो उसको ऑर्गेनिज्म हम डोनेट कर सकें या उसको प्रदान कर सकें। तो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, डीएनए भी हो गया। इसमें एक और वर्ड आता है हमारे पास, किसी को पता है जीनोम क्या चीज है? जीनोम जीनोम को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ जीन। जीन का सेपरेशन करना जीनोम होता है। और इसी के अंदर दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या चीज है? जीनोटाइप जो जीन पैदा हुआ है, और फिनोटाइप जैसे हमारी खुद बॉडी कि हम किस लक्षण से पैदा हुए हैं या कौन सा जीन हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो फिनोटाइप के अंदर काउंट हो जाता है, ठीक है। ये दो दो अलग अलग पार्ट्स है, इसके ज्यादा नहीं टाइम नहीं लूंगा, बस कुछ बेसिक टर्म्स थी वो मुझे बतानी थी, जैसे न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, सेल हो गया, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इसका एक क्या था? सुमेलित कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा किस किस प्रकार से सुमेलित है, ठीक है।
तो कुछ मैंने बेसिक टर्म्स आपको बताई हैं, जैसे जाइगोट हो गया, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी होगी, बायोटेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, ब्लास्टूटा क्या होता है, मेरुला क्या स्टेज होती है, ठीक है। तो ये मेरा कुछ 10 मिनट का आपके सामने एक प्रेजेंटेशन था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझ आया हो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बच्चे सुबह 9 बजे से आए हुए हैं।